हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम दाब के विषय में जानेंगे, दाब क्या होता है। और इसी वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे पास्कल का नियम क्या होता है। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह कैसे काम करता है। इसके विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो हमारे बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, कैसा है। यदि आपको समझाने का तरीका, हमारे सिखाने का तरीका पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं दाब क्या होता है। देखिए, नॉर्मली हम अपने भाषा में पहले बताने का प्रयास करेंगे दाब क्या होता है। वैसे आप लोग दाब के विषय में जानते भी होंगे। जैसे आप हमको ऐसे करके दबा रहे हैं तो यहाँ हम कहेंगे कि हमें आप दबा रहे हैं, इसी को हम लोग दाब बोलेंगे। नॉर्मली किसी सरफेस पे, किसी एरिया पे, किसी क्षेत्रफल पे हम जब बल लगाते हैं तो इसी बात को हम लोग दाब कहते हैं। और यह भी डिफिनीशन भी यही है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल होता है। बल बटा में क्षेत्रफल। उसके बाद आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यफ बटा में ए, यानी कि यफ आपका बल हुआ और ए क्या हुआ, एरिया हुआ। इसके बाद इसकी मुख्य बात आती है मात्रक क्या होता है। तो मात्रक के विषय में समझें। मात्रक देखिए क्या होता है। हम मात्रक यदि लिखना चाहेंगे तो जो बल का मात्रक होगा और बटा में जो एरिया की मात्रक होगा, यानी क्षेत्रफल का मात्रक होगा, वही इसका भी मात्रक होगा। तो बल का मात्रक तो हमें पता है कि न्यूटन होता है। उसके बाद जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इस बात को हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं। इसी बात को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल, ध्यान दीजिएगा, इसी मात्रक को हम क्या कहते हैं, पास्कल। और इस पास्कल को हम पीए द्वारा सूचित करते हैं। यह जो नाम है यह बेल्ज पास्कल के नाम पर आया था। बेल्ज पास्कल, बेल्ज पास्कल के नाम पर आया था यह बेल्ज पास्कल। यह क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब जानेंगे कि द्रव में दाब कैसे उत्पन्न होता है और वह क्या होता है। चलिए, इसको हम समझने के लिए पहले एक हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है और इस बर्तन में द्रव, कोई भी द्रव भरा हुआ है। जब कोई भी द्रव भरा हुआ है तो इस बात को आपको पता होनी चाहिए कि यह जो द्रव है हमेशा, जैसे कि इस बर्तन से आप क्या कीजिएगा, एक पतले थाली वाले बर्तन में ऐसे करके जब रखिएगा इसको, तो यह क्या होगा, यह जो होगा वह फैल जाएगा, फैलने का प्रयास करेगा। तो इस बात को थोड़ा सा हम अपने भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब यह द्रव इसमें रहता है तो यह इसकी बाहरी दीवारों पर एक बल लगाता है। इसके बाहरी दीवारों पर ऐसे करके बाहरी दीवारों पर क्या लगाता है, बल लगाता है। और वह बल जो होता है वह किसके कारण होता है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। यह होता है भार के कारण। समझिएगा, यह जो बल उत्पन्न होता है भार के कारण, यानी कि जो द्रव की भार है इसी के कारण यह बल उत्पन्न होता है। तो इसका जो डिफिनीशन होगा, आपको लिखना चाहेंगे तो आप सुन के लिख लीजिए उस चीज़ को, कि जो द्रव में दाब का जो डिफिनीशन होगा क्या, कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा इसके दीवार पर लगाए गए बल को हम दाब कहेंगे। किसका दाब, द्रव का दाब कहेंगे। द्रव में दाब कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो आपको समझना होगा भार, पहले आप समझ लीजिए। हम आपको बताए थे भार F बराबर होता है, भार भी एक प्रकार से बल ही है। ध्यान दीजिएगा, यह होता है mg। भार यानी भार को हम लोग क्या कहते हैं, mg कहते हैं। समझिएगा, इसको हम लोग F द्वारा भी कह सकते हैं, यानी एक प्रकार का यह भी क्या होता है, बल होता है। इसी के कारण आपको यह पता होना चाहिए कि m जो है यह क्या है, द्रव्यमान है, और जो g है वह क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली इसको हम लोग मान के चलते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ, यानी यह गुरुत्वीय त्वरण है। याद रखिएगा कि त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हालांकि इस बात को हम गुरुत्वाकर्षण वाले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यह जो सारी बातें हैं भार पर यदि डिपेंड कर रहा है तो आपको यह भी पता होगा कि यह किस पे डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि उस वीडियो में हम यह भी बता चुके हैं कि जो द्रव्यमान होता है वह बदलता नहीं है, भार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम जब जमीन पे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा जमीन का लगेगा। यदि हम यह गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पे चला जाएंगे तो जी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा
और उसके बाद यदि हम मंगल ग्रह पे चले जाते हैं तो कुछ और हो जाएगा। इस बात को हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ सिर्फ यही बात ध्यान देना है कि जो द्रव में दाब है वह किस पे डिपेंड करेगा, जी पर डिपेंड करेगा, भार पर डिपेंड करेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर भी डिपेंड करेगा। चलिए अब हम लोग गणना करेंगे द्रव में दाब का, यानी जो द्रव में दाब की गणना करेंगे, कैसे उसकी मतलब द्रव के दाब को कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में हम समझेंगे। जनरली देखिए जो दाब वगैरह का मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है वह कहीं ना कहीं द्रव पर ही होता है और इसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले किस किस कारण से यह होता है उसके बातों को पहले हम समझ लेते हैं। यह जो होता है वह ऊंचाई पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है और उसके बाद डेंसिटी यानी घनत्व पर डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे सर घनत्व हम तुमको थोड़ा समझ नहीं आता है, चलिए हम उसको बताते हैं। घनत्व होता क्या है। आज के बाद घनत्व कभी भी किसी भी चीज़ में घनत्व, जनसंख्या घनत्व हो या द्रव का घनत्व हो या किसी भी चीज़ का घनत्व हो, आप उसको हमारे लैंग्वेज में याद कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए घनत्व क्या होता है। घनत्व बराबर जनरली आप लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। द्रव्यमान बटा में आयतन करने का अर्थ ये है कि जो आयतन का अर्थ होता है कि जितना जो जगह छेगा रहता है उसी को आयतन कहते हैं। ई होता है द्रव्यमान, मतलब इतना जगह में द्रव्यमान, यदि मान लीजिए 5 kg है, 5 kg द्रव्यमान कहीं रखते हैं और उसके बाद इतना ही जगह में कोई द्रव्यमान की मात्रा को 10 kg बढ़ा देते हैं, तब घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आयतन को मान लीजिए हम 1 मीटर क्यूब समझ लेते हैं और द्रव्यमान को 5 kg, तब यहाँ से हमारा घनत्व तो क्या होगा, 5 kg प्रति मीटर क्यूब होगा। यदि हम द्रव्यमान की मात्रा को, यानी कि आयतन उतना ही रहेगा, आयतन माने होता है जगह, कि जितना जगह रहेगा उस जगह उतना ही जगह में हम क्या करेंगे, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी 5 kg के बजाय क्या करते हैं, थोड़ा सा चाँप के 10 kg भर देते हैं हम उसको। मान लीजिए ऐसा करके 10 kg भर दिए। ऐसा हालांकि जनरली नहीं होगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि 10 kg जब भर देंगे 1 मीटर क्यूब में, ऐसे करके 10 kg, तब क्या होगा, हम कहेंगे कि इसकी जो घनत्व होगी 10 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि घनत्व कब बढ़ता है भाई, एक ही स्थान, यानी कि जगह जब कम, इतना ही जगह में जब ठूस ठूस के उसमें भर दिया जाएगा तब क्या होगा, घनत्व तो बढ़ जाएगी। जैसे कहने का अर्थ है, चलिए जनसंख्या घनत्व का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं वहां की जनसंख्या 10,000 है, लेकिन उतना ही बड़ा गांव, यानी कि जितना बड़ा आपका गांव है उतना ही बड़ा कोई दिल्ली का शहर हो गया, वहां खूब आदमी भरे हुए हैं उतना ही जगह में, खूब आदमी भरे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व होगा अधिक होगा। यानी कुल मिलाजुला कर कहा जाए कि एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा जाता है तो उसको कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है ना। अब एक बात और आपको समझना है कि जनसंख्या घनत्व, जैसे कि यहाँ 2 जगह है, यहाँ 2 जगह में से हम कहेंगे कि यहाँ थोड़ा सा इसकी जगह की मात्रा थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसे जगह बढ़ गया और यहाँ 10,000 आदमी है, यहाँ है, यहाँ भी 10,000 आदमी है, यानी कि मात्रा समान है लेकिन जगह का है इतनी ज़्यादा है। मतलब यहाँ आदमी क्या है, समझिएगा, 10,000 समझिए, चलिए 1,000 समझिए इसको, 1,000 आदमी यहाँ भी है और 1,000 आदमी यहाँ भी है, यानी आदमी की मात्रा बराबर है लेकिन इसमें थोड़ा आदमी फैलाव रह रहा है। फैलाव मतलब दूर दूर रह रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी जनसंख्या घनत्व होगी वह कम होगी। जनसंख्या घनत्व किसकी होगी, यहाँ जहाँ सड़सा ज़्यादा हो, यानी जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, उसको कहेंगे जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो अब समझिएगा, चलिए हम वैसे बता रहे हैं द्रव्य में घनत्व, तो घनत्व थोड़ा समझिएगा। जो द्रव में घनत्व होता है इसका अर्थ यह होता है कि कम जगह में जो द्रव के कणों की मात्रा होगी वह अधिक मात्रा में भरी रहेगी, तब हम कहेंगे कि जनसंख्या घनत्व जो है, यानी कि द्रव्य का घनत्व जो है, द्रव का घनत्व वह अधिक है। इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ जो होता है आपका प्रेशर होता है, यानी इस द्रव का प्रेशर, यानी हम इसकी गणना करने अब जा रहे हैं। द्रव की जो गणना हम करेंगे, दाब, द्रव में दाब की गणना जो करेंगे वह प्रेशर आपका क्या बनेगा, H गुणे G गुणे D बनेगा। यानी कि हाइट क्या हुई, इस पानी की जो हाइट होगी इसको हम समझेंगे। G क्या हो गई, इस पानी को खींचने वाला बल जो हमारी धरती खींचती है, जो धरती है ना आधार, इस आधार पे जो धरती खींचती है जो बल लगा के, उस बल के माध्यम से वहाँ से एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। इसी गुरुत्वीय त्वरण को हम G कहते हैं। तो यहाँ से G का वैल्यू हो जाएगा। घनत्व तो इसके मात्राओं को बताइए दिए हैं अभी कि इसके जो कण जितने ही सघन होंगे, जितने ही घने होंगे, उसको हम कहेंगे कि घनत्व उसकी ज़्यादा है। तो आप एक बात कह सकते हैं यहाँ से, इस बात को हम नियम में हालांकि समझेंगे कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। G का मान तो कांस्टेंट है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस बात को भी बताया ही है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो D है वह किस पे डिपेंड करता है, आपके द्रव के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे द्रव से संबंधित कुछ नियम को।
देखिए इसमें नियम जो है वह 4 नियम है, और इस चीज़ को हम देखिए प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करेंगे। वह ऐसे वैसे नहीं, आप खुद भी घर प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इस चीज़ को ज़िंदगी भर के लिए याद भी कर सकते हैं। देखिए पहला जो हमारा नियम है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। जैसे कहने का अर्थ है कि किसी बोतल में, देखिए इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह बोतल है, इस बोतल में कीजिए क्या, पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद इसी बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि इसमें जो द्रव भरेंगे उसके किसी भी यानी स्वतंत्र तल पर, यानी कि इसकी जो तल है वह खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको भरे हुए हैं और ऊपर से चाँप के ऐसा प्रेशर लगा रहे हैं, कुछ चीज़ से प्रेशर फूंक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। स्वतंत्र इसमें पानी भर के ऐसे स्वतंत्र रहने देना है, इसको खाली ऐसे ही करके रखने देना है। उसके बाद क्या करें, स्वतंत्र तल पर उसकी गहराई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि जो इसकी गहराई होगी, जैसे कि मान लीजिए हम एक पेचकस लेते हैं, समझिएगा एक पेचकस, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक छेद यहाँ करते हैं, एक छेद यहाँ करते हैं और एक छेद यहाँ करते हैं। 3 छेद कीजिए और तीनों छेद को ऐसे अंगुली से ऐसे करके बंद करिए, और बंद करने के बाद इसके बाद इसमें पानी भरिए, इसमें लगातार पानी भरिए, पूरा पानी भर दीजिएगा। उसके बाद एक साथ तीनों को हटाइए। जब एक साथ तीनों को हटाइएगा तो देखिएगा क्या, देखिए ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम एक यहाँ ऐसे करके बनाते हैं, अब देखिए यहाँ छेद है, यहाँ छेद है और यहाँ छेद, तो इसके इस जो छेद है, इस छेद से जो निकलने वाला जल होगा उसकी दूरी बहुत ज़्यादा तक होगी। यहाँ से ऐसे करके गिरेगा, इसकी दूरी होगी वहीं तक गिरेगा और यह होगी ऐसे ही गिर जाएगा। अब बात समझ रहे होंगे कि जो नीचे वाला छेद होगा बहुत दूर तक, वहाँ से जो पानी निकलेगा वह बहुत दूरी को तय करेगा। यानी कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रहा है वैसे यहाँ प्रेशर बहुत तेज हो जा रहा है, यह प्रेशर से तेज़ी से वह बाहर निकल रहा है। यहाँ प्रेशर कम रह रहा है और इसलिए क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे निकल रहा है, और यहाँ उससे भी कम है इसलिए और धीरे धीरे निकल रहा है। अब देखिए जो दूसरा नियम है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर लगता है। चलिए इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकल मेथड से बताते हैं। देखिए यह आपका बोतल हो गया, इसको भी आपको स्वतंत्र रहने देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आप एक छेद कीजिए बीचों बीच, या कभी भी मतलब कहीं भी एक जगह छेद कीजिए। ऐसे छेद कर रहे हैं और इसी के दिशा में, मतलब इसी के पैरेलल में आपको क्या करना है, एक और छिद्र इस दिशा में करना है और एक छिद्र इस दिशा में और एक छिद्र इस दिशा में। ये अब एक बात आपको ध्यान देना होगा कि यह छिद्र जो आप पहली छिद्र किए हैं उसके ही एक समरूप में करना है, मतलब एक ही रूप में, एक ही दिशा में करना है। एकदम दिशा नहीं, दिशा तो चेंज करना ही होगा, लेकिन एक सीध में करना है। अपने भाषा में कहें तो उसके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे उसके बाद यदि हम पानी भरते हैं, चारों छेद को बंद करके ऐसे पानी भरेंगे, एक साथ यदि छोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि यह जितना प्रेशर के साथ, यानी जितना तेज़ी से यह पानी गिरेगा उतना ही तेज़ी से यह भी गिरेगा, और उतना ही तेज़ी से यह भी, और उतना ही तेज़ी से पीछे वाला भी पानी गिरेगा। इससे कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ से जो दाब लग रहा है एक समतल में एक समान दाब लग रहा है। इसी बात को दूसरे नियम में समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए जो तीसरा नियम है वह क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है, समान होता है। चलिए इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके घर वगैरह जब बनता है तो वहाँ एक पाइप वगैरह लेकर जाते हैं, मतलब लोग जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो एक पाइप लेके आते हैं, वहाँ से उसको बोलते हैं लेबल पाइप, यानी लेबल मिलाते हैं। लेबल मिलाने के बाद उसे मापते हैं। तो मापते हैं तो क्या होता है कि उसमें पानी वगैरह पहले भरते हैं, उसके बाद इसे लेबल करके मिलाते हैं। यह क्या बताता है, यह क्षैतिज तल से जो एक समान ऊंचाई पर दाब समान होता है, इसी बात को बताता है। वह आपके पाइप के आकार पर निर्भर नहीं करता है, कैसा हो पाइप हो। यह बात क्या होगा कि वह एक लेबल में रहेगा। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम इस बात को कहें कि एक ऐसा करके हम एक मॉडल तैयार करते हैं। देखिए यहाँ से एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ एक ऐसा करके, और इसमें देखिए पानी यदि हम इसमें भी भर दे रहे हैं ऐसे करके, तो जो पानी का जो सतह होगा सब में समान होगा। यही बात को बताने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ और ज़्यादा समझना नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि क्षैतिज तल हर जगह, जो क्षैतिज तल पे हर जगह दाब समान होता है। वह किस पे निर्भर करता है, यह सिर्फ जो निर्भर करता है इसकी गहराई पर निर्भर करता है। यानी कि एक प्रकार से कहें कि इसका जो तल है वह क्या होगा, लगभग सेम, लगभग क्या 100% सेम होगा। यानी कहीं ना कहीं इसकी गहराई पर सिर्फ निर्भर कर रहा है, इसकी आकार पर, इसकी जो बनावट है, इसके वस्तु की बनावट इस पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम समझेंगे चौथा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी बिंदु पर द्रव का दाब
द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इस बात को तो हम हालांकि पहले ही अभी तुरंत बताए हैं कि जो दाब होता है, द्रव में जो दाब होता है वह किस पे निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी तुरंत बताएं, देखिए अभी पहले बताए थे कि प्रेशर बराबर जो होता है H इंटू जी इंटू डी होता है। क्या होता है? G इंटू डी होता है, जहाँ की D क्या है आपका घनत्व को दर्शाता है, डेंसिटी को, और H आपकी ऊंचाई है, और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि द्रव को खींच रहा है एक त्वरण के सहारे पृथ्वी। आपको यही बात को इसमें बताया गया है। तो हमें आशा है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि पास्कल जी द्रव से संबंधित 2 नियम दिए थे, और वह दोनों नियम क्या है उसको प्रैक्टिकली ढंग से एकदम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझिए, पहला उन्होंने बात क्या बताया था। पहले उन्होंने बताया था पास्कल जी ने कि जो द्रव होता है, द्रव के अंदर जो दाब होता है वह जो डिपेंड करता है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि वह भार पर डिपेंड करता है, यानी कहीं ना कहीं जी के मान पर डिपेंड करता है। वही कहते हैं पास्कल जी कि यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए, यानी जो जिस त्वरण के साथ पृथ्वी खींचती है अपने नीचे की ओर, इसको यदि नगण्य मान लिया जाए यानी शून्य मान लिया जाए, तब किसी भी द्रव की मात्रा में, जैसे कि देखिए यह द्रव है, इसके किसी भी जगह पे कहीं भी जो दाब होगा वह क्या होगा? सेम होगा। दाब क्या होगा? दाब, इसमें देखिए द्रव भरा है, आप क्या कीजिए, जैसे कि जो नीचे यहाँ ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, तो यह पृथ्वी जो खींच रही है अपने अंदर जी के, यानी कि जो अभी आपको बताए हैं कि जो जी होता है यह गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो अंदर की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, यानी नीचे की ओर क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। यह त्वरण यदि शून्य हो, एकदम शून्य, यानी जी की मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब पास्कल जी बताए थे कि आप द्रव के किसी भी जगह पर जाके देखिए दाब समान होगा, यानी जितना पास्कल का दाब यहाँ लगेगा उतना ही पास्कल यहाँ लगेगा, कहीं भी लगाइएगा उतना ही होगा। उनके कहने का अर्थ ये है, यदि मान लीजिए 5 पास्कल का दाब यहाँ लग रहा है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी 5 पास्कल का दाब लगेगा, और यहाँ इसके भी 5 पास्कल का दाब लगेगा। लेकिन उन्होंने इसी बात में एक स्टेटमेंट और दिए, क्या कि यदि जी की मान नगण्य न रहे तब क्या होगा कि तब उस समय उसकी गहराई पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो हमारा ये जग वगैरह जो भी समझ लीजिए, ग्लास वगैरह कुछ भी है, तो इसकी जो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? इसकी जो दाब होगा, दाब का भी मान बढ़ता जाएगा। हालांकि इस बात को हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जो दाब का है वह गहराई पर डिपेंड करता है, गहराई जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे दाब का भी मान बढ़ता जाएगा। लेकिन उन्होंने यह इंक्लूड किया जी की मान को कि जी यदि नगण्य रहेगा तो हर जगह दाब समान होगा, यदि जी नगण्य नहीं रहेगा तब डिपेंड करेगा किस पे? गहराई पे। जितना ही हम गहराई के अंदर जाएंगे तो क्या होगा? दाब के जो वैल्यू होगा वह बढ़ता रहेगा। लेकिन एक बात तो यह भी है कि किसी एक गहराई पर देखा जाए, यानी इस गहराई पर, समझिएगा, इस गहराई पर यदि देखा जाए तो हर जगह दाब क्या होगा? समान होगा, यानी एक ही गहराई पर दाब जो होगा वह सेम होगा। इस बात को पास्कल जी बताए थे। चलिए अब हम लोग जानेंगे पास्कल जी का दूसरा नियम, और यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम लोग मैक्सिमम जगह करते भी हैं। चलिए पहले हम लोग यूज को समझते हैं। यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक में, और हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, और हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे आपके गांव में वगैरह ईंटा वगैरह आता होगा, ईंट वगैरह, जिससे यह हमारा मकान वगैरह बना होता है, तो ईंट को गिराने के लिए जो ट्रैक्टर के ट्रॉली से एक प्रेशर के द्वारा, हाइड्रोलिक प्रेशर उसको बोला जाता है, हाइड्रोलिक बोलते हैं, तो उस हाइड्रोलिक का यूज करके उसको गिराया जाता है। तो आप समझिएगा कि यह सब जो भी आपका या क्या बोल सकते हैं, जो ट्रक वगैरह होता है, तो ट्रक वगैरह में भी अब हाइड्रोलिक प्रेशर वाला लगाया जा रहा है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे कि पास्कल जी उससे रिलेटेड क्या नियम बताए थे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में समझ लिए यह एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीका से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, सबसे शानदार तरीका से, और आपको समझ में भी आएगा। देखिए नियम क्या दिए थे इसके विषय में समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि यह कैसे काम करता है। थोड़े समझिए। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, बंद बर्तन में द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित कर दिया जाता है। जैसे समझिएगा, यानी कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वस्तु में, जैसे कि कोई वस्तु है उसमें हम द्रव को रखे हैं और उसे बंद कर दिए हैं, तो बंद कर दिए हैं और बंद करने के बाद कहीं एक जगह से उसको प्रेशर लगा रहे हैं हम। जब एक जगह से प्रेशर लगाने तो किसी भी जगह पे हम देखेंगे तो यह जो प्रेशर है उसका परिणाम होगा, यह समान रूप से
संचारित होगा, यानी निकलेगा, बाहर निकलेगा। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पिस्टन लगा के, यह पिस्टन है, पिस्टन ए है और पिस्टन बी है। यहाँ पिस्टन लगा के हम एक बल द्वारा इसको हम नीचे की ओर दबाते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसमें द्रव होना चाहिए उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए। उसको दबाने के बाद उसका आयतन जो है घटना नहीं चाहिए। आयतन घटने का अर्थ क्या होता है कि जितना जगह छेका है, आयतन मतलब शुरू में बताएं कि जितना जगह छेका है वो ऐसा नहीं कि जितना जगह छेका है दबाने लगे तो और दब के पीछे की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको उतना जगह छेका ही होना चाहिए, उसका आयतन बदलना नहीं चाहिए। यह नियम तभी उतना थोड़ा और बढ़िया से काम करता है। जैसे हम इसको दबाएं तो जब दबाएंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा, यह ऊपर की ओर भागेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ से द्रव क्या होगा, इस द्रव में ऊपर की ओर एक बल लगेगा और इसी बल के कारण यह भार क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इस बात को समझिएगा कि हम जितना यहाँ बल लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बल निकलता है। थोड़ा समझिए इस चीज़ को। प्रेशर क्या है इस बात को हम पहले ही समझा चुके हैं और इसी चीज़ का यहाँ यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ से हम यही देखेंगे कि देखिए यहाँ से जो बल लगाया जा रहा है, यहाँ 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, जो इसका क्षेत्रफल है, यानी इस जगह का क्षेत्रफल जो बताया जा रहा है 1/100 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ की दाब हम निकालेंगे कि दाब क्या होगा। जो दाब होगा, ध्यान से देखिएगा, जो दाब होगा बल बटा में क्षेत्रफल होगा, यानी F बटा में A होगा। तो बल हमारा क्या लगा है, 1 न्यूटन का यहाँ बल लगा है और क्षेत्रफल हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 1/100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल मिल रहा है। यदि इसको सोल्व किया जाए तो यह 100 ऊपर चला जाएगा, होगा क्या 100 पास्कल। क्या होगा 100 पास्कल, यानी 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ से दाब लगा। यहाँ से जो दाब लगा वह 100 पास्कल का दाब लगा, यानी 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब लगा। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ से गणना करते हैं कि यहाँ जो अभी जो नियम बताया जा रहा है, नियम ही बताया जा रहा है कि जो दाब जो यहाँ परिमाण संचारित होगा वह एक समान रूप में संचारित होगा। तो हम इस बात को यहाँ से हम बल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि बल बराबर देखा जाए तो बल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू होगा क्या, क्षेत्रफल इंटू दाब होगा। जो दाब का परिमाण है वह तो बराबर होगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो क्षेत्रफल है, यहाँ का क्षेत्रफल क्या हो गया है, यहाँ का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो गया है। और जो दाब है वह तो दाब हमारा क्या रहेगा, हर जगह एक समान रूप से संचारित हो रहा है। तो दाब हमारा क्या होगा, 100 पास्कल ही होगा, यानी कि क्या होगा 100 पास्कल ही होगा। तब हम यदि बल को क्लियर कर पाते हैं तो देखिए यहाँ से निकलता है क्या, 100 न्यूटन का बल हमें ज्ञात होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम 1 न्यूटन का बल यहाँ लगा रहे थे, यहाँ रिजल्ट के रूप में हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ 100 न्यूटन का बल निकाल रहे हैं। अब आप बताइए कि थोड़ी सी बल लगा के हम इतना ज़्यादा बड़ा मात्रा में हम बल निकाल रहे हैं। यही हमको लाभ है इस दूसरे नियम से, पास्कल का जो दूसरा नियम है यही हमको यहाँ से लाभ होता है। अब देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह है, या हाइड्रोलिक ट्रॉली है, या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, यह कैसे काम करता है। जो भी हाइड्रोलिक वाला वर्ड आता है तो आप सीधा लगाइए कि हाइड्रोलिक मतलब पास्कल का दूसरा नियम काम करने वाला है। तो पास्कल का दूसरा नियम क्या है, अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाइड्रोलिक में आप समझ रहे होंगे कि तो थोड़ा सा इतना बड़ा पाइपिया देखते होंगे कि जो ट्रॉली में छोटा सा ऐसा पतला पाइप लगा रहता है, उतनी छोटी सी पाइप में कैसे उतना बड़ा ट्रॉली को उठाया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए उसमें क्या भरा जाता है, द्रव। ऐसा द्रव भरा जाता है जिसकी आयतन न बदले और उसमें सिर्फ थोड़ा सा बल लगाया जाता है, जिसके थ्रू वह क्या किया जाता है, बड़ी मात्रा में बल को यहाँ से प्राप्त किया जाता है और इसे ट्रॉली को उठा लिया जाता है। अब इस फिगर से आप तो संतुष्ट होंगे, हमें आशा है, और यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है, समझिएगा। तो पहले हम समझते हैं कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वैसा वस्तु जिन्हें गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने का अर्थ ये है कि वह जगह को ज़्यादा छेकता है। जब जगह ज़्यादा छेकता है, इसका अर्थ हुआ कि उसकी दाब को बढ़ाएंगे तो वह क्या होगा, जब उसकी दाब को बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। ऐसा वस्तु जिसको हम गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, हम दाब भी बढ़ाएंगे। जब दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका गलनांक भी क्या होगा, गलनांक भी बढ़ेगा। ऐसा देखिए, ऐसा कैसे होता है, जैसे कि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह थोड़ा फैलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के हम तौर पे यदि लें तो घी हो गया,
एक कटोरे में, जैसे एक कटोरे में पूरा भर के जमा हुआ घी को यदि आगे पर गर्म करने के लिए आग के हवाले कर देते हैं तो क्या होता है, जब पूरी अवस्था पिघलने अवस्था में आ जाता है तो बाहर की ओर गिरने भी लगता है। ऐसा आप देखिएगा करके। या मोम हो गया, घी हो गया, मोम हो गया, यह ऐसा पदार्थ है जिसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह बढ़ता है, यानी कि इसकी जो आयतन होती है वह बढ़ता है, यानी गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु को गर्म करने पर आयतन क्या होगा, घटेगा। जिस वस्तु को गर्म करेंगे आयतन क्या होगा, घटेगा। जब घटेगा तो दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गलनांक भी घटेगा। इस बात को ध्यान देना है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है जैसे बर्फ़ को देखिए, तो बर्फ़ को देखिए, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, आप देखिएगा तो इस तरह से नॉर्मली, जैसे देखिए इस बोतल में हम यदि बर्फ़ भरे हुए हैं, यानी जमा हुआ है पूरा बर्फ़, और उसको हम चाहेंगे पिघलाएं, तो पिघलाएंगे तो जो उसका पानी होगा वह इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि उतना जगह नहीं रहेगा, जिससे थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि बर्फ़ जो को पिघलाते हैं तो उसकी आयतन क्या होती है, कम होती है। जब आयतन कम होगा तो इसकी दाब को यदि बढ़ाया जाएगा तो गलनांक भी क्या होगा, कम होगा। इस बात को समझना होगा। देखिए जो क्वथनांक पर प्रभाव पड़ता है इसके विषय में समझते हैं कि जो क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में समझिए। सभी द्रव, ध्यान दीजिएगा, सभी द्रव, कोई एक द्रव के हम पार्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, सभी द्रव यदि सामान्य रूप से उसका दाब को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं, यानी दाब को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, दाब यदि बढ़ता है तो उसका जो क्वथनांक होगा वह क्या होगा, वह भी बढ़ता है। याद रखिएगा, जब दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी लगातार बढ़ता है। जैसे आपको बताएंगे वैसे हम कल पढ़ाने वाले हैं वायुमंडलीय दाब के विषय में। तो समझिएगा, पानी का जो वायुमंडलीय दाब पर जो क्वथनांक होता है क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते भी होंगे वायुमंडलीय दाब यानी कि जो हमारा नीचे का एटमॉस्फेयर है, यानी कि बाहरी जो दबाव पड़ रहा है वातावरण का, इस दबाव पे यदि पानी को खौलाएंगे तो वह कितना डिग्री सेल्सियस पर खौलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलेगा। लेकिन यदि बात को यहाँ कर दिया जाए कि वायुमंडलीय दाब को दुगुना बढ़ा दिया जाए, कितना, दुगुना वायुमंडलीय दाब बढ़ा दिया जाए, वायुमंडलीय दाब को यदि दुगुना कर दिया जाए तो जानते हैं, इस बात को समझिएगा, इसका क्वथनांक बढ़ के कितना हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस तरह सामान्य अवस्था में देखिए, अभी करंट में बाहर में अभी पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो जो खौलने की प्रक्रिया है, यानी उबलने की जो प्रक्रिया है, क्वथनांक उसका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यदि उसकी वायुमंडलीय दाब को मतलब दोगुना कर दिया जाए, जितना वायुमंडलीय दाब है उसको दोगुना कर दिया जाए तो होगा क्या कि 25 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस पर वह पानी अब खौलेगा, उसका क्वथनांक बढ़ के क्या हो जाएगा, 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो आपको हमेशा ट्रिक लगाना है क्या, कि द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है। और गलनांक के विषय में आप अच्छी तरह से समझ लिए। तो देखिए आज का जो सेशन होता है हमारा यही लास्ट होता है, और कल का जो क्लास होगा वह वायुमंडलीय दाब पर होगा, यानी दाब के विषय में ही छोटा सा पार्ट है वायुमंडलीय दाब, इसके विषय में हम लोग कल जानेंगे। तो चलिए आज के लिए जो सेशन होता है यही लास्ट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।